नमस्कार दोस्तों, मैं केसी साहू सर आप सबका स्वागत करता हूं आपका ही अपना चैनल केसी सर के क्लासेस में। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे उपसहसंयोजी यौगिकों का नामकरण करने से पहले जो सबसे महत्वपूर्ण होता है, जो केंद्रीय धातु होता है, उनका ऑक्सीकरण संख्या पता होना चाहिए। याद रखिए, यदि आपको आईयूपीएसी नामकरण करना है, वो भी संकुल यौगिकों का, है ना, उपसहसंयोजी यौगिकों का, तो आपको जो केंद्रीय धातु परमाणु है उसका ऑक्सीकरण संख्या पता होना चाहिए। ठीक है। और एक बात और बता दूं, इनको रटना नहीं पड़ता है, आप केवल नियम सीखिए, फिर आपको रसायन बहुत सरल लगेगा। तो आज मैं आपको बताऊंगा किसी भी केंद्रीय धातु परमाणु का उपसहसंयोजी यौगिक की बात कर रहे हैं, यदि हमें उसका ऑक्सीकरण संख्या पता है तो हम बहुत ही सरलता से उसका आईयूपीएसी नामकरण कर सकते हैं। एक बात और बता दूं, उसके लिए आवश्यक है कि आपको लिगेंड के बारे में भी पता होना चाहिए, लेकिन मैंने तो लिगेंड के बारे में इससे पहले बता चुका है ना। लिगेंड कितने प्रकार के होते हैं? धनात्मक लिगेंड, ऋणात्मक लिगेंड और उदासीन। और हमने ये भी पढ़ा है ना, एक दंतुर, द्विदंतुर, बहुदंतुर, ये तो उसके दाता परमाणु के आधार पर होता है। इससे पहले जैसे हमने पढ़ा ना किलेट, तो किलेट में हमने क्या पढ़ा था? कोई ऐसे लिगेंड को लिए थे जिसमें एक से अधिक दाता परमाणु हो। यदि वो वीडियो आपने नहीं देखा तो जरूर देखिए दोस्तों, क्योंकि किलेट जो है बहुत महत्वपूर्ण होता है और ये आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, कंपटीशन एग्जाम में तो पूछे ही जाते हैं। एक बात और आपको बताना चाहता हूं, ऑक्सीकरण संख्या निकालो, ऐसा करके भी प्रश्न आता है बोर्ड एग्जाम में भी और कंपटीशन एग्जाम में भी। तो आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है दोस्तों। एक बात हमेशा याद रखिए दोस्तों, मैं किसी भी चैप्टर को आपको स्टेप बाय स्टेप ही पढ़ाता हूं, तो आप लोग इनसे पहले के वीडियो को जरूर देखिए, ताकि इससे आगे वाले जो भी हम पॉइंट पढ़ेंगे, जो भी बिंदु पढ़ेंगे, वो आपको बहुत आसानी से समझ आए, जैसे हम आईयूपीएसी नामकरण की बात करते हैं। तो आइए दोस्तों, आज का वीडियो हम प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल में नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि इसी प्रकार के वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप अपना पढ़ाई जारी रख सकें। तो आइए दोस्तों, आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें यह देखना होगा कि ये ऑक्सीकरण संख्या है क्या। ठीक है, तो आज हम सबसे पहले देखेंगे ऑक्सीकरण संख्या। ये ऑक्सीकरण संख्या होता क्या है? ठीक है, अब आपको मैं इसको निकालना भी सिखाऊंगा। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं, क्या आप जानते हैं कि कोई भी धातु जो है, आपने पीरियोडिक टेबल में, आवर्त सारणी में जितने धातु देखे हैं, क्या आप जानते हैं कि वे सब उदासीन होते हैं? लगता है आपको नया लग रहा है। बिल्कुल नहीं, सभी धातु जो है उदासीन होते हैं। क्यों होते हैं? आप लोग को पता होगा, किसी भी तत्व में या किसी भी परमाणु में जितने प्रोटॉन होते हैं, है ना, उतने ही इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। और हमको पता है प्रोटॉन जो है प्लस चार्ज वाला है और इलेक्ट्रॉन जो है माइनस चार्ज है, और दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं? निरस्त कर देते हैं। इसलिए हमेशा याद रखिएगा कि कोई भी परमाणु क्या होता है? विद्युत रूप से उदासीन होता है। लेकिन आपको यदि ऑक्सीकरण को समझना है तो ध्यान से देखिएगा। यदि हमने कोई धातु ले लिया, मान लीजिए हमने कोई मेटल लिया, ठीक है, मेटल में ऑक्सीकरण कब होता है ना? तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? जब हम कोई मेटल लेते हैं तो मेटल मतलब कोई भी धातु के बाह्यतम कोश से जब इलेक्ट्रॉन क्या होता है? निकलता है। ठीक है, तो हम ये मानते हैं जब वो इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो बाह्यतम कोश से इलेक्ट्रॉन को त्याग कर वो क्या करता है? प्लस चार्ज बनाता है, मतलब उसमें धन आयन आता है। ठीक है, जैसे ये क्या है? ये धातु है। अब धातु जो है क्या करेगा? ये तो विद्युत रूप से क्या होता है? ये उदासीन होता है, इसमें कोई चार्ज नहीं होता है धातु में। ठीक है, मतलब कोई भी तत्व कहा जाए, कोई परमाणु कहा जाए, उसमें कोई चार्ज नहीं होता है। लेकिन जब ये क्या करता है, इसके बाह्यतम कोश से जब हम कोई इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, यहां पर हम कोई भी इलेक्ट्रॉन लिख सकते हैं, एन लिख सकते हैं, कितना भी इलेक्ट्रॉन हो, इनको क्या करता है? इलेक्ट्रॉनों को क्या करता है? त्यागता है। तो जितने इलेक्ट्रॉनों को त्यागता है उतना ही इसमें क्या आता है? प्लस चार्ज आता है। ठीक है, तो ये जो प्लस चार्ज है, ठीक है, यही क्या करता है? यही जो है उसकी ऑक्सीकरण संख्या बनता है। ठीक है, तो हम कहते हैं कि ये इनका क्या हो गया? इसका ऑक्सीकरण हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। मान लीजिए हम कॉपर की बात करते हैं, तो कॉपर तो एक धातु है। ठीक है, धातु है, चल धातु नहीं बोलते हैं, चलिए परमाणु है। ठीक है, क्योंकि सभी चीज तो धातु नहीं हो सकता, लेकिन पीरियोडिक टेबल में जितने भी तत्व हैं वो सब परमाणु हैं। तो मान लीजिए हम कॉपर की बात करते हैं, तो कॉपर में तो कोई आवेश नहीं होता है। ध्यान दीजिए, मैं धातु की बात कर रहा हूं, धातु या परमाणु की बात कर रहा हूं, धातु आयन की बात नहीं कर रहे हैं।
तो ये कॉपर है तो ये तो विद्युत रूप से उदासीन है, मतलब इसमें कोई आवेश नहीं होता। लेकिन हमने अभी जस्ट पढ़ा कि ये क्या करता है, यदि इसके बाह्यतम कोश से कोई इलेक्ट्रॉन को क्या करें, हम बाहर निकालें। तो मान लिया कॉपर के बाह्यतम कोश से 2 इलेक्ट्रॉन जो है क्या होता है, बाहर निकलता है। ये देखो, तो यहां पर क्या आ जाएगा, +2 चार्ज आ जाएगा। हम ये कह सकते हैं कि इनका क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। इस बात को हमेशा याद रखिए, यहां पर ऑक्सीकरण होता है, ठीक है। जब ऑक्सीकरण हो रहा है तो इसमें क्या आ जा रहा है, यहां पर देखिए प्लस चार्ज आ रहा है। तो ये जो प्लस चार्ज की जो संख्या होती है इसे ही क्या बोला जाता है जी, यही उसका ऑक्सीकरण संख्या होता है, ठीक है। तो ये तो किसी धातु के लिए हो गया है ना, लेकिन इसी को हमें उप सहसंयोजी यौगिकों में ऑक्सीकरण संख्या निकालना है। किसका, केंद्रीय धातु परमाणु, सेंट्रल एटम का, ठीक है। तो हम सेंट्रल एटम का ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए हमें उप सहसंयोजी यौगिक जो दिया रहेगा उसको लेना है और उसी के आधार पर हमें क्या करना है, ऑक्सीकरण संख्या निकालना है। एक बात हमेशा याद रखिए दोस्तों, जब तक आपको किसी केंद्रीय धातु परमाणु का ऑक्सीकरण संख्या पता नहीं है तो आप किसी भी संकुल आयन का आईयूपीएसी नामकरण नहीं कर सकते, क्योंकि हमको पता है कि जब भी हम ऑक्सीकरण संख्या करते हैं, ऑक्सीकरण नामकरण करते हैं आईयूपीएसी का, तो उसमें यहां पर हमें क्या करना पड़ता है, लिखना पड़ता है कि उसमें कितनी ऑक्सीकरण संख्या है ना। अगर 1 ऑक्सीकरण संख्या है तो हम इस प्रकार लिखेंगे, 2 ऑक्सीकरण संख्या है तो इस प्रकार लिखते हैं, ठीक है, आयन के रूप में। और ये आयन के रूप में तो यहां पर आयन शब्द जोड़ते हो तो अलग बात है, जब हम आईयूपीएसीकरण पढ़ेंगे तब बताएंगे। लेकिन अभी मैं आपको केवल ये बताता हूं कि ये ऑक्सीकरण संख्या निकालते कैसे हैं। और याद रखिए दोस्तों, ये 100% आपकी परीक्षा में पूछा ही जाता है, चाहे आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ठीक है। तो इसको बहुत ध्यान से देखिएगा, इससे आपको फायदा यह होगा कि आपको किसी भी उप सहसंयोजी यौगिक का नामकरण करना है तो उसकी ऑक्सीकरण संख्या को आपको रटने की आवश्यकता नहीं होगी। ये मैं आपको गारंटी के साथ बोल रहा हूं। इसके लिए आवश्यक है कि अभी मैं जो बताने वाला हूं उसको आप बहुत सावधानीपूर्वक देखिएगा। और मैंने इससे पहले भी एक वीडियो बताया था ऑक्सीकरण संख्या। किसी भी यौगिक का जब हम ऑक्सीकरण संख्या निकालते हैं तो उसके लिए हमें क्या होता है, कुछ तत्वों का क्या पता होना चाहिए, उसका ऑक्सीकरण संख्या पता होना चाहिए, है ना। जैसे हाइड्रोजन का +1 होता है, हेलोजन ग्रुप का -1 होता है, ऑक्सीजन का -2 होता है, इसी प्रकार और बहुत सारी चीज का हमें पता होना चाहिए। तो उसी प्रकार जब हम उप सहसंयोजी यौगिकों का क्या करेंगे, नामकरण करेंगे, तो उसमें भी हमें ऑक्सीकरण संख्या निकालना है ना। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें लिगेंडो का क्या पता होना चाहिए, उसका धन आयन कितना है, ऋण आयन कितना है, कुल मिला के उसकी ऑक्सीकरण संख्या कितना है। तो आइए दोस्तों हम सीखते हैं कि हम किसी भी संकुल यौगिक का ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकाल सकते हैं। तो आइए दोस्तों कुछ उदाहरणों के माध्यम से हम इसको सीखते हैं। मान लीजिए हमारे पास कुछ इस प्रकार का FeCN6 और यहां पर माइनस आयन, ठीक है। इस प्रकार हमें दिया गया है उप सहसंयोजी यौगिक, ठीक है। अब इसका हमें क्या करना है, ऑक्सीकरण संख्या निकालना है। ध्यान दीजिए, इसमें हमें सेंट्रल एटम बस का निकालना पड़ता है, केंद्रीय धातु परमाणु। तो अब ये तो हमें पता है कि ये जो फेरम दिख रहा है ना, ये संक्रमण धातु है ना, तो यही हमारा क्या है, केंद्रीय धातु है। और इस केंद्रीय धातु का ही हमें क्या निकालना है, ऑक्सीकरण संख्या निकालना है। याद रखिए, जब आप ऑक्सीकरण संख्या निकालते हैं तो यदि आयन दिया हो, ध्यान से सुनिएगा, यदि आयन दिया हो तो उसको हम बराबर के बाद लिख देते हैं। देखिए, जैसे आयन दिया है तो उसको बराबर के बाद लिखेंगे, वो भी चिन्ह से ही। जैसे -4 दिया है तो -4 ही लिखेंगे। अब इधर जिसका ऑक्सीकरण संख्या निकालना है, जैसे मुझे फेरम का निकालना है, हमें ये तो पता है कि लिगेंड है, तो इसका मुझे ऑक्सीकरण संख्या निकालना है, तो जिसका निकालना है इसको हम 1 से बोल देते हैं, ठीक है। अब यहां पर लिख देंगे प्लस। अब जो लिगेंड दिया है उसका हमें ऑक्सीकरण संख्या या उस पर कितना आयन है वो पता होना चाहिए, ठीक है। तो हमें साइनाइड का तो पता है, साइनाइड का -1 होता है, ठीक है। और ये साइनाइड जो है लिगेंड कितने बार आया है, 6 बार, इसको हम सामने लिख देंगे, ठीक है। तो इसका ऑक्सीकरण संख्या आसानी से निकल जाएगा। कैसे निकलेगा, ये देखो x प्लस, ये देखो प्लस माइनस यहां पर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस होगा, तो यहां पर प्लस का माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर हो जाएगा माइनस, फिर इसका गुना इसके साथ तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, फिर यहां पर -4। अब देखिए यहां पर x, ये माइनस है, उधर चला जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो -4 और +6, तो x बराबर कितना आया, +2। इसका मतलब यहां पर फेरम का ऑक्सीकरण संख्या कितना आया जी,
2। अब ध्यान दीजिए, जब हम इसका IUPAC नामकरण करेंगे तो ये पता होना चाहिए। अब हमें ये पता हो गया। अब मैं आपको एक चीज पूछता हूं, क्या हमने इसको रटा है? बिल्कुल नहीं। अब परीक्षा हाल में इसी का IUPAC नामकरण करो करके आता है, तो कैसे करोगे? अभी तो मैंने सिखाया नहीं है नियम, लेकिन फिर भी इसका यदि आप करना चाहो तो यहीं से आप उसका नाम बता सकते हो। सबसे पहले नाम किसका करेंगे? लिगेंड का। तो यहां पर क्या है? 6। तो 6 क्यों बोलते हैं जी? हेक्सा। हेक्सा साइनो फेरेट। देखो यहां पर कितना आया? 2। तो इसका नाम हम क्या लिख देंगे? ऐसा हेक्सा साइनो फेरेट। अब ये जो हमने अभी निकाला है यहां से, इसका उपयोग कहां होता है? इसी को मैं बता रहा था। ये आपको पता होना चाहिए, और रट के नहीं, निकाल के। ये देखो हेक्सा साइनो फेरेट हो गया। अब ये कितना बार आया? 2 बार। ठीक है, तो ये 2 लिख देंगे। इसको इस प्रकार लिखते हैं। और चूंकि यहां पर क्या लगा हुआ है? आयन लगा है, चाहे धन आयन लगा हो चाहे ऋण आयन लगा, आयन लगा होना चाहिए। ठीक है, यदि यहां पे आयन लगा है तो यहां पर हम आयन शब्द का प्रयोग करेंगे। ठीक है, और आयन शब्द ना लगा हो, यदि आयन ना लगा हो तब हम यहां पर आयन नहीं लगाएंगे। इस बात को विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। आइए इसी को मैं इसके दूसरे रूप में बताता हूं, तब यहां पर हम आयन क्यों नहीं लगाते। और याद रखिए, इसका ऑक्सीकरण संख्या उतना ही आएगा। इस उदाहरण को देखिए, मैं इसी से आपको समझा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। यदि इसी को, ध्यान दीजिएगा, इसी को इस रूप में दिया होता, मैं इसको यहां पे समझा देता हूं। इसी को लिख रहा हूं भाई, लेकिन ये आयन के रूप में है, और हमको पता है ना आयन केटायन और एनायन बोलते हैं। तो ये ऋण आयन है, तो ये एनायन था। अब ये ऋण आयन कब बना? इसका मतलब ये उसका आयनिक रूप है, उपसंयोजी यौगिक का। तो कुल मिला के किस रूप में रहा होगा? ये रहा होगा K4 FeCl6। ये इसका मूल रूप है। अब जब इसको हमने तोड़ा होगा, ध्यान दीजिएगा, मैं आपको तोड़ के दिखा रहा हूं। ये देखिए, ये क्या है? ये हो गया K+, तो ये 4 हो जाएगा। और ये देखिए, इसी को मैं लिख रहा हूं भाई। अब ये देखो, पोटेशियम कितने बार निकला? 4 बार। तो इसमें से 4 बार प्लस आयन निकला है, तो उतने ही बार इसमें कौन सा आयन आना चाहिए? माइनस आयन। तो यहां पर क्या लिखा गया था? इसीलिए FeCl6। और ये देखिए, यहां पर क्या कर दिए थे हमने? ये तो ये जो है वही था। ये समझ आ गया। और इसी का हम क्या करे हैं यहां पर? नामकरण। अब देखिए, ये वाला सेम है भाई, लेकिन इसमें देखो, क्या यहां पर आयन शब्द लिखा हुआ है? नहीं लिखा है। क्या यहां पर प्लस आयन या माइनस आयन है? नहीं है। तो अब हमारे पास मान लिया परीक्षा में ये आ गया, तो उसका नामकरण तो ऐसा होगा, हेक्सासाइनोफेरेट सेकंड आयन। ठीक है, लेकिन परीक्षा हाल में ये आ गया, तब कैसे करेंगे? तो इसमें भी हमें ऑक्सीकरण संख्या निकालना है। और मैंने अभी क्या बताया, जब हम ऑक्सीकरण संख्या निकालते हैं तो आयन दिया हो उसको बराबर में लिखते हैं, लेकिन आयन नहीं दिया है तब क्या करेंगे? ध्यान दीजिएगा, यहां पर आयन जिस चिन्ह के साथ है, जैसे माइनस चिन्ह के साथ है तो बराबर माइनस लिखेंगे, और यदि प्लस चिन्ह के साथ हो तो यहां पर प्लस चिन्ह लिखेंगे, है ना। आगे मैं और उदाहरण के माध्यम से बताऊंगा। लेकिन देखिए, इसमें हमें ऑक्सीकरण संख्या निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? तो ध्यान दीजिए, जिसका ऑक्सीकरण संख्या निकालना है उसको हम क्या बोलते हैं? X। ये देखिए, अब बाकी चीज का तो हमें ऑक्सीकरण संख्या पता है। जैसे पोटेशियम का कितना होता है? ये पहले वर्ग का तत्व है, तो ये +1 होता है। ठीक है, पोटेशियम का, और ये कितने बार आया है? 4 बार। अब देखिए यहां पर कितना, साइनाइड का कितना होता है? -1। ठीक है, और ये कितने बार आया है? 6 बार। बराबर। क्या इसमें कोई आयन है? यहां पर नहीं है, क्योंकि ये उपसंयोजी यौगिक के रूप में है ना। जब हम इसको तोड़ेंगे तब ये केटायन और एनायन बनता है ना। एनायन किसको बोलते हैं? जो ऋण आयन। इसका मतलब यहां पर ये क्या था? एनायन। और यहां पर केटायन कौन सा है? K4। ठीक है, मतलब पोटेशियम। तो यहां पर कुछ भी आयन ना हो तो हमें क्या लिख देना चाहिए? 0 लिख देना चाहिए। ठीक है, अब देखिए, इनको जब हम हल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये तो हो जाएगा +4, है ना, और प्लस, यहां पर प्लस लिखना भूल गए थे। ठीक है, अब यहां पर देखिए x, और देखो प्लस माइनस का क्या होगा? -6 बराबर कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ये देखो, ये माइनस है और ये प्लस है, तो जब इसको हल करेंगे 1 + 1 - हो तो क्या होता है? माइनस होता है। अब ये छोटा है, बड़ा है, तो कितना आ जाएगा? x - 2 बराबर 0। जब ये माइनस को उस साइड पक्षांतर करेंगे तो बराबर +2। अब देखिए, क्या ऑक्सीकरण संख्या जो है उतना ही आया? जी हां।
ऑक्सीकरण संख्या नहीं बदलता है। कहां मतलब, लेकिन जब इसका हम IUPAC नामकरण करेंगे तो कुछ ना कुछ तो बदलेगा। इसी को मैं बहुत आसानी से बता रहा था। याद रखिएगा, हम आगे चल के IUPAC नामकरण करना सीखेंगे। अभी मैं आपको केवल ऑक्सीकरण संख्या निकालना सिखा रहा हूं। याद रखिए, यदि आपने ऑक्सीकरण संख्या निकालना सीख लिया तो निश्चित रूप से आपको बोर्ड एग्जाम में नंबर अच्छे मिलेंगे, क्योंकि इनसे केवल 4 प्रश्न ऐसे आते हैं जिसमें नाम दिया रहेगा। ध्यान दीजिए, ये दिया रहेगा और इसका IUPAC नामकरण करना है, या फिर ये दिया रहेगा तो इसका आपको इस प्रकार का संरचना सूत्र लिखना है। अब बताओ, इसका मुझे IUPAC नामकरण करना है तो इसका IUPAC नामकरण करने के लिए मुझे क्या चाहिए? केटायन चाहिए, एनायन चाहिए। ठीक है, यदि हमें पता होना चाहिए ना केटायन एनायन, तभी तो हम क्या करते हैं, यहां पर फेरेट क्यों लिखते हैं, वो हमें पता होगा, लेकिन मैं उसको आगे बताऊंगा। अब मान लीजिए ये आ गया तो इसमें कौन सा चीज आया जी, ये पोटेशियम है, और पोटेशियम क्या है, केटायन है कि एनायन है? केटायन है, और हमको पता है कि केटायन का नाम पहले होता है। तो ये केटायन है, पोटेशियम है, तो इसमें यदि मैं क्या लिख दूं, इसी में पोटेशियम शब्द को जोड़ दूं। ठीक है, इसमें पोटेशियम जोड़ दूं, और देखो क्या इसमें कोई आयन था? नहीं था, तो ये आयन बस को मिटा देना है भैया, खत्म कहानी। अब आपका IUPAC नामकरण हो गया। कैसे? पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट सेकंड, आयन नहीं जोड़ना है क्योंकि इसमें आयन शब्द नहीं है। तो इसी प्रकार हम ऑक्सीकरण संख्या निकाल सकते हैं। याद रखिए, मैं केवल ऑक्सीकरण संख्या निकाल रहा हूं और आपको अच्छा से समझ आए इसलिए मैं साथ में इसका नामकरण भी करके सिखा रहा हूं। हालांकि मैं इसका IUPAC नामकरण कर बहुत ही सरल तरीके से इसके नियम को सिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले जो चीज आवश्यक है, जैसे ऑक्सीकरण संख्या, इसको मैं आज आपको निकालना सिखा रहा हूं। आइए कुछ और बेहतरीन उदाहरण के माध्यम से मैं आपको समझाता हूं कि ऑक्सीकरण संख्या को कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। यहां पर देखिए, मान लीजिए हमारे पास इस प्रकार के कुछ उदाहरण है ना, NH3Cl3, और यहां पर क्या लिखा हो, शून्य लिखा हो। इसका मतलब यहां पर आयन तो लिखा है, लेकिन वो आयन है क्या, शून्य है। तो इसका हमें सबसे पहले क्या निकालना है, इसमें सेंट्रल एटम कौन है जी, आपको पहचानने आना चाहिए। सेंट्रल एटम, केंद्रीय धातु परमाणु। सबसे पहले तो ये पहचानने आना चाहिए कि ये उपसंयोजी यौगिक है कि नहीं है, संकुल आयन है कि नहीं है। तो उसका पहचान करने का तो बड़ा सिंपल सा तरीका है। इस प्रकार का जो कोष्टक लिखा रहता है ना, इस कोष्टक के अंदर जो होता है तो हम समझ जाएंगे कि ये क्या है, संकुल आयन है। अब इस संकुल आयन में से इनका हमें क्या करना है, हमें संक्रमण तत्व ढूंढना है। तो भैया ये अमोनिया है और ये क्लोरीन है, क्या ये संक्रमण तत्व है? नहीं, ये तो हाइड्रोजन तत्व है। ये क्या है, अमोनिया है, उदासीन है, और ये क्या है, कोबाल्ट है। तो यही जो है क्या है, हमारा संक्रमण तत्व है। इसी का हमें क्या निकालना है, ऑक्सीकरण संख्या निकालना है। तो ऑक्सीकरण संख्या निकालने का तरीका मैं बता दिया हूं। अब जिसका निकालना है उसको एक से बोलेंगे, और हमको पता है कि अमोनिया जो है ये क्या होता है, उदासीन होता है, मतलब इसका ऑक्सीकरण संख्या कितना होगा, शून्य होगा। क्लोरीन कितना है, देखिए 3 लिखा है, 3 बार आया है, और क्लोरीन का ऑक्सीकरण संख्या मतलब बाह्यतम कोश में क्लोरीन में कौन सा आयन होता है जी, माइनस आयन होता है ना, एक माइनस आयन, तो वही तो उसकी ऑक्सीकरण संख्या है, तो माइनस हो गया। और बराबर यहां पर तो लिखा है पहले से, कितना लिखा है, शून्य लिखा है। तो अब देखिए x, और ये तो 0 हो गया, और यहां पर हो गया -3 इज इक्वल टू कितना, 0। तो 0 हो गया, -3 उधर जाएगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा, +3। ध्यान दीजिए दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है, यहां पर देखिए ये केंद्रीय धातु है और ये क्या है, संकुल आयन है। यहां पर देखिए संकुल आयन का जो आवेश है वो शून्य है, लेकिन संकुल आयन का आवेश शून्य होने पर भी केंद्रीय धातु परमाणु का जो ऑक्सीकरण संख्या है वो शून्य नहीं है। वो कितना आया, यहां पर देखिए ये +3 आया। तो इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिए, ये जरूरी नहीं है कि कोई संकुल आयन जो दिया हुआ है उसका आवेश यदि शून्य है तो उसका ऑक्सीकरण संख्या भी शून्य आएगा। ऐसा तुक्का नहीं मारना है परीक्षा हाल में। यदि आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस नियम को सीखिए, है ना। क्यों, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है ना, इनके आधार पे आप इसको निकालना सीखिए, इसको रटिए मत। इसका आयन शून्य है तो इज इक्वल टू 0 है तो 0 हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है भैया, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा।
ठीक है। तो आप इस प्रकार इसका ऑक्सीकरण संख्या निकाल सकते हैं। तो आइए दोस्तों, इसी प्रकार के मैं और भी बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करता हूं। याद रखिए दोस्तों, कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं, आप देखिए आपको समझ आ जाएगा। CO है, NH3, यहां पर 5 और क्लोरीन है, उसके बाद मान लिया यहां पर +2 है। तो कई बार बच्चे क्या समझते हैं कि यहां पर जो संख्या दिया हुआ है, ठीक है, ये आयन जो दिया हुआ है, तो ये कैटायन होगा कि आयन होगा। ध्यान दीजिए, केवल आपको प्लस चिन्ह को देखना है, यहां पे प्लस चिन्ह है या माइनस चिन्ह है। यदि ये धनात्मक है तो ये कैटायन होगा, और यदि ये माइनस है तो ये क्या होगा, एनायन होगा। यहां पर ध्यान दीजिए दोस्तों, कई बार बच्चे क्या समझते हैं कि संकुल आयन का जो आवेश है जितना दिया है, तो इनका जो सेंट्रल एटम है, केंद्रीय धातु है, उसका जो आवेश है, ऑक्सीकरण संख्या है, वो हमेशा इससे कम आएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है, इनका मान जो है इससे अधिक भी आ सकता है और इनसे कम भी आ सकता है। तो इसलिए मैं बोला ना कि ऑक्सीकरण संख्या को निकालना सीखिए, रटना नहीं है। कैसे? अब अक्सर मान लीजिए हमने रट लिया, तो हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीकरण संख्या यहाँ पर +2 है, तो निश्चित रूप से इसका क्या आना चाहिए, कम आना। ऐसा नहीं है, ऐसा किसी नियम में नहीं लिखा है। इसलिए तो मैं आपको ये धारणा को आपके मन से हटाना चाहता हूं कि ऑक्सीकरण संख्या को रटना मत, बिल्कुल भी रटना मत, ठीक है। इसको आप निकालना सीखिए। तो देखिए, मान लीजिए किसने आपको कहा कि इसको देखना है और इसे कम लिख दो, ऐसा नहीं है। ऑक्सीकरण संख्या को आपको निकालना सीखना है। कैसे निकालेंगे? ये कोबाल्ट है, तो इसी का तो हमें ऑक्सीकरण संख्या निकालना है, तो जिसका निकालना होता है उसको हम क्या बोलते हैं, X। फिर यहां पर अमोनिया का कितना लिखा है, 5, और हमको पता है कि उदासीन है, तो इसका कोई ऑक्सीकरण संख्या नहीं है, 0 लिख देंगे। और यहां पर क्लोरीन है, क्लोरीन कितने बार आया है, 1 बार आया है, और क्लोरीन का ऑक्सीकरण संख्या -1 होता है, इक्वल टू यहां पर देखिए +2 है, तो यहां पर हम लिख देंगे +2। ध्यान दीजिएगा, यहां पर अगर कुछ न लिखा हो तभी हम 0 लिखना है। 0 लिखा है तब भी 0 लिख सकते हैं, और यदि कुछ भी आयन नहीं लिखा है तब भी हम क्या करेंगे, 0 लिखेंगे। लेकिन हमको यहां पर +2 दिया हुआ था, ठीक है। अब इसका हमें निकालना है, देखो इसका ऑक्सीकरण संख्या निकाल रहे हैं, तो जिसका निकालना है उसको तो हम कुछ नहीं करते हैं, इसका तो 0 हो गया, और ये हो जाएगा -1, ठीक है, बराबर कितना आ गया, +2। तो x का मान कितना आ गया जी, देखिए ये माइनस है, उधर जाएगा, तो +2 पहले से था, माइनस उधर जाके क्या हो गया, प्लस हो गया। तो ये देखिए x का मान कितना आ गया, +3। मतलब यहां पर आप देख रहे हो कि यहां पर तो +2 दिया है, लेकिन कोबाल्ट का जो ऑक्सीकरण संख्या है वो कितना आ गया जी, +3 आ गया। तो इसीलिए बोला गया है कि आप ऑक्सीकरण संख्या को बिल्कुल भी रटिए मत, इनको निकालना सीखिए। तो इस प्रकार आप लोगों ने देखा कि यहां पर ऑक्सीकरण संख्या आपने कितना निकाला, +3 निकाला, जबकि संकुल आयन का जो आवेश है वो कितना था, +2 था। इसी प्रकार के और बहुत सारे उदाहरण हम देख सकते हैं। आइए कुछ और उदाहरण देखते हैं। आइए दोस्तों, एक और उदाहरण देखते हैं। यहां पर देख लीजिएगा, मुझे इसमें से केंद्रीय धातु परमाणु का क्या निकालना है, ऑक्सीकरण संख्या। निश्चित रूप से क्रोमियम हमारा क्या है, ऑक्सीकरण संख्या है, तो हम यहां पर लिख देंगे X। अब यहां पर देखिए जल, जल को क्या बोलते हैं, एक्वा बोलते हैं, और एक्वा क्या है, ये उदासीन लिगेंड है, ठीक है। तो यहां पर देखिए ये क्या लिखेंगे, 4 तो लिखेंगे, लेकिन हम इनका ऑक्सीकरण संख्या कितना निकालते हैं, 0 लिखते हैं। क्लोरीन का कितना होता है ये तो पता है ना, कितना होता है, -1, और ये भी क्लोरीन है अलग से, तो यहां पर इसको अलग से लिख देते हैं ना, 1 - 1 बराबर कितना लिखना है, 0, क्योंकि यहां पर कोई भी जगह क्या नहीं लिखा है, आयन नहीं लिखा है। और मैंने बताया है यदि आयन नहीं लिखा है और आपको ऑक्सीकरण संख्या निकालना है तो हमेशा बराबर क्या लिखना चाहिए, 0 लिखना चाहिए। तो ये हो गया x, इनका तो 0 हो गया, तो 0 ही होगा। अब इनका -2, इनका -1 बराबर 0। इनको जब हम हल करेंगे तो ये कितना आएगा, -3 = 0। जब इसको पक्षांतर करेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा, +3। तो इस प्रकार इसका ऑक्सीकरण संख्या कितना आया है, +3। मतलब इसका जब हम ऑक्सीकरण संख्या इस प्रकार निकालेंगे तो आयुपेशी नामकरण करते समय इस प्रकार हम क्या करते हैं, उसको लिखते हैं। और ये लिखना बहुत जरूरी है, यदि आप ये नहीं लिखते हैं तो आपको नंबर नहीं मिलेगा। मेन नंबर तो इसी में छुपा होता है। यदि आपने पूरा सही लिखा है और ये नहीं लगाया तो आपको नंबर नहीं मिलेगा, ठीक है।
तो आइए मैं आपको कुछ प्रश्न देता हूं, इस प्रश्नों को आप हल जरूर कीजिएगा और इसका ऑक्सीकरण संख्या जरूर निकालिए और मुझे कमेंट करके अवश्य बताइए। और याद रखिए प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आज की वीडियो को आपने सीखा है, समझा है, तो निश्चित रूप से आप मैं जो उदाहरण दूंगा उसका आप ऑक्सीकरण संख्या अवश्य निकालेंगे। तो आइए मैं आपको कुछ प्रश्न देता हूं। आइए दोस्तों, आप लोगों के लिए मैंने ये प्रश्न लिखा है। इस प्रश्नों को आपको क्या करना है, इनके केवल आपको ऑक्सीकरण संख्या निकालकर मुझे कमेंट करना है। और मुझे विश्वास है आपने यदि आज का वीडियो पूरा देखा है और समझा है तो निश्चित रूप से आप इन सभी प्रश्नों का ऑक्सीकरण संख्या बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, और यदि आज का वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने साथियों तक शेयर कीजिएगा ताकि सभी बच्चे जो है इस वीडियो का लाभ उठा सके। तो दोस्तों मिलते हैं, इसके बाद हम पढ़ेंगे IUPAC नामकरण करने के लिए हमें किन किन चीजों की आवश्यकता होगी, लिगेंडों का नामकरण कैसे करते हैं, तो इसको हम अगले वीडियो में जानेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।